हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग ओशन आईएएस एकेडमी में। तो आज हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। प्रीलिम्स के जो यूपीएससी के पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसका हम एनालिसिस और डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले। तो आज हम हमारा पहला पेपर है यूपीएससी का 2024 का प्रीलिम्स का पेपर है, तो उसका हम एनालिसिस करने वाले और उसके सॉल्यूशन देखने वाले। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चालू करते हैं हमारे वीडियो को आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। मैं मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि दैट इज व्हाट कन्वीनियंट फॉर मी। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैसा रहता है ना, हमें पता है कि अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर रहता है, ओजोन लेयर वगैरह रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में। तो सन के जो रेज आते वो शॉर्ट वेव रेडिएशन में आते, तो वो ओजोन के थ्रू फिल्टर आउट होके फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आते। जब वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है तो शॉर्ट वेव रेडिएशन गेट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो हमारे एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर का क्या प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो शॉर्ट वेव रेडिएशन को तो पास थ्रू कर देती है, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। एब्सॉर्ब कैसे करती है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2 है, O2 है, एस सल्फर है, SO2 है। तो ये गैसेस क्या करते हैं, जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस रहते हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो ये गैसेस ज्यादा होने के कारण ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भाई एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्सॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ये स्टेटमेंट बराबर है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है consider the following statements. Statement 1, thickness of troposphere at equator is much greater as compared to poles. तो ये स्टेटमेंट बराबर है। जैसे हमें पता है हमारा ऐसा अर्थ है, यहाँ पे पोल्स रहता है, यहाँ पे इक्वेटर। तो जो ट्रोपोस्फियर का एवरेज थिकनेस है वो अराउंड 14 किलोमीटर है। इक्वेटर पे वो रहता है 18 किलोमीटर और पोल्स पर रहता है अराउंड 8 to 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे उसकी जो थिकनेस वो कम रहती है और इक्वेटर पे ज्यादा रहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बराबर है। सेकंड स्टेटमेंट है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। ओके, कन्वेक्शनल करंट्स रहते हैं, चाहे हेडली सेल हो गए, फेरल सेल्स हो गए, तो इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कन्वेक्शनल करंट वहां पे ट्रांसफर होती है, जिससे हीट ट्रांसफर भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है consider the following pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds and sulfur compounds. How many of the above are products of the volcanic eruptions? तो जब volcanic eruption होता है ऐसा ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो लावा रहता है तो इसमें बहुत सारा पायरोक्लास्टिक डेब्रिस मतलब रॉक वगैरह रहते हैं, उनका मलबा वगैरह रहता है, वो उसमें डिजोल्व वगैरह रहते हैं, तो वो डेब्रिस जिसमें रहते हैं। ओके, एश एंड डस्ट, जब कोई भी वोल्केनो इरप्ट होता है, जब फटता है तो बहुत सारा वो पायरोप्लास्टिक डेब्रिस, ऐश, डस्ट ऊपर की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत सारे जम भी जाती है वो डस्ट वगैरह। जैसे कि आई थिंक इंडोनेशिया के केस में हुआ था, जहाँ पे वो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह एटमॉस्फेयर में थे, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी नहीं थी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन भी बराबर है। उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। जब वोल्केनो का जो लावा वगैरह ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसमें बहुत सारे गैसेस भी इरप्ट होते हैं, उसमें नाइट्रोजन कंपाउंड भी होते हैं और सल्फर कंपाउंड भी होते हैं। तो थर्ड का ऑप्शन रहे ऑल ऑफ द फोर। ओके, नेक्स्ट है which of the following are correct inferences from the isothermal maps in the month of January? Okay, तो isothermal एक्चुअली कंसेप्ट क्या है कि द लाइन जॉइनिंग द सेम टेम्परेचर पॉइंट्स, अगर इधर भी 20 डिग्री और यहाँ पे 20 डिग्री, तो इसको जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको हम आइसोथर्मल लाइन बोलते हैं, तो उसका आइसोथर्मल मैप्स भी रहता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आइसोथर्म डेविएट्स टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। तो ये स्टेटमेंट बराबर है। आइसोथर्म मतलब क्या बोला है कि नॉर्थ में जो रहते हो, नॉर्थ ओशन में और साउथ ओशन में डेविएट करते हैं। ओके, तो ये कोरोलियस फोर्स के बारे में भी हमने देखा था कि जो नॉर्थ में राइट डायरेक्शन में जाता है और साउथ में लेफ्ट डायरेक्शन में डेविएट होते हैं, तो उस तरह से आइसोथर्म डेविएट वो जो लाइंस रहती है वो भी डेविएट होती है। ओके, नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम्स एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड आइसोथर्म बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये स्टेटमेंट गलत है।
जैसे कि पता है हमें गल्फ स्ट्रीम वगैरह ये एक्चुअली वार्म करंट है, ना कि कोल्ड करंट है, ओके। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक्स द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर, तो ये गलत है। एक्चुअली इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन रहता है वो वार्मर होता है ये दोनों करंट की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन होता है, फिशिंग वगैरह के लिए अच्छा एक क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर भी वहां पे जनरेट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वन ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following countries are well known as the two largest cocoa producers in the world? ओके, तो कोकोआ का प्लांट रहता है ये एक्चुअली यूटिलाइज किया जाता है जो चॉकलेट्स वगैरह बनाते हैं उसमें, कैडबरी हो गया, डेयरी मिल्क वगैरह हो गया, तो ऐसे जो कंपनी है वो इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर था कोट डी आइवोर एंड घाना, ओके। तो कोट डी आइवोर ये सबसे ज्यादा कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्री है जिसकी इकोनॉमी भी इस पे भी डिपेंड है। उस साल में कुछ तो 2.2 मिलियन इसका हेक्टर का कुछ है उन्होंने एक्चुअली ये किया था, क्या बोलते हैं प्रोडक्शन किया था, और घाने ने अराउंड 1.1 मिलियन के इसमें कुछ किया था। तो ये दोनों कंट्रीज लार्जेस्ट कोकोआ प्रोड्यूसर कंट्री है और उनकी इकोनॉमी पे इस पे डिपेंडेंट है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर नहीं पता होता तो इट विल बी एडवाइजेबल टू लीव सच क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट है, with reference to Himalayan river joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which of the following sequence is correct? Okay, तो गंगा रिवर का जो सिस्टम है ऐसे गंगा फ्लो होते तो उसमें ईस्ट टू वेस्ट बोला है उन्होंने, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट बोला है। तो यहाँ से जाके उनके ट्राइब्यूटरीज का एक फ्लो या बोलते हो वो किस तरह से बहती गंगा को कैसे मिलती उसका एक करेक्ट सिक्वेंस बताना है, ओके। तो फर्स्ट घग्गरा, गोमती, गंडक और कोसी। तो हमें एक पता है कोसी को हम बिहार के इसमें देखते हैं, बिहार के उसको दुखाश्रु वगैरह भी बोलते हैं क्योंकि उसमें फ्लडिंग वगैरह जाता है बिहार में कोसी की वजह से। तो कोसी लास्ट इसमें आता है ये हमें पता था, तो हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद गंडक था, अभी ये था घग्गरा और गोमती। तो हमें पता है घग्गरा रिवर ऊपर से आई थिंक हरियाणा और उस साइड से आती है, उसके बाजू के साइड से, लेकिन गोमती सबसे पहले आती है, गोमती की एक ब्रांच आती, फिर उसके एकदम एडजेसेंट में घग्गरा आती। तो ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, गोमती, घग्गरा, गंडक, कोसी, ये करेक्ट सीक्वेंस था उसका, ओके। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स, तो ये बराबर स्टेटमेंट है। हमने देखा होगा जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे वेदरिंग भी ज्यादा होती है, मतलब इक्वेटोरियल रीजन हो गया या फिर कोकण साइड में वगैरह, सिंधुदुर्ग रीजन वगैरह हो गया, वहाँ पे ज्यादा बारिश होने के कारण वहाँ पे लैटेराइट सॉइल वगैरह फॉर्मेशन होता है, वो एक्चुअली ज्यादा वेदरिंग ऑफ रॉक की वजह से लैटेराइट सॉइल वगैरह फॉर्म आउट होती है, ओके। सेकंड स्टेटमेंट है, रेन वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन ए सोल्यूशन, तो ये भी बराबर है। एक्चुअली जब रेन वाटर ऊपर से आते, मतलब जब बादल में से पानी वगैरह बरसता है तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस रहते हैं उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ मिक्स होते हैं। फिर CO2 की वजह से क्या होता है, कार्बोनेटेड एसिड फॉर्म होता है जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स में हेल्प करता है। एसिड होने के कारण वो ज्यादा से ज्यादा उसको डिजोल्व करने का या उसको वेदरिंग में हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट भी बराबर था। उसके बाद है रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिलके कार्बोनेटेड एसिड बनाते हैं जो कि रॉक्स के वेदरिंग में हेल्प आउट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी बराबर था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है। बोथ स्टेटमेंट 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement 1, okay. Next है, consider the following countries: Finland, Germany, Norway and Russia. How many of the above countries have bordered with North Sea? Okay, तो ये एक्चुअली मैप बेस्ड क्वेश्चन था, अगर मैप का नॉलेज है तो आप अटेम्प्ट कर पाते, अदरवाइज इट्स बेटर टू लीव सच क्वेश्चंस, ओके। तो नॉर्थ सी वगैरह यहाँ पे आता है ऐसा कुछ, तो इसको एक्चुअली जर्मनी एक अटैच है और नॉर्वे अटैच है, नॉर्वे इधर से, जर्मनी यहाँ से आता है, जो फिनलैंड वगैरह वो नीचे आता है, जर्मनी के नीचे आता है, तो इसका कुछ बॉर्डर उसके साथ होता नहीं, और इसके बीच में बहुत सारी कंट्रीज है। उसके बाद रशिया यहाँ पे आता है जो कि डायरेक्टली उसके साथ लिंक आउट नहीं होता नॉर्थ सी से, ये नॉर्वे वगैरह साइड में है, ऊपर के साइड में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ओनली 2, ओके, जर्मनी एंड नॉर्वे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, वाटरफॉल दिया है, रीजन दिया है और रिवर दिया है, ओके। इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच, ओके। तो धौंधार वाटरफॉल मारवा रीजन में एमपी में है, ओके, और नर्मदा रिवर पे, ये स्टेटमेंट बराबर है, ओके। नेक्स्ट है, हुंड्रू वाटरफॉल छोटा नागपुर में और सुबर्णा रेखा इस पे, तो ये थोड़ा सा गलत है, एक्चुअली छोटा नागपुर में नहीं, तो ये रांची में है, तो ये स्टेटमेंट मतलब ये ऑप्शन गलत मैच किया है।
इसका बाद गेरोसोप्पा फॉल वेस्टर्न घाट्स और नेत्रावती रिवर पे। तो ये हमें पता है, अभी गेरोसोप्पा फॉल से बहुत फेमस है, जिसको शरावती रिवर पे भी मतलब उसको वहां पे वो सिचुएटेड है उस रिवर पे। तो ये भी ऑप्शन गलत था, मतलब 2 and 3 दोनों गए थे, सिर्फ ओनली वन इज करेक्टली मैच। ओके, 9 का 1 था, ओनली वन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रीजन दिया है, नेम ऑफ द माउंटेन रेंज है और टाइप ऑफ माउंटेन्स दिया है। ओके, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोज इज द गिवन इन्फॉर्मेशन करेक्टली मैच। ओके, तो सेंट्रल एशिया में होसेज माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है करके। ओके, तो ये गलत है। होसेज माउंटेन्स रेंज एक्चुअली यूरोप में आती है, ना कि सेंट्रल एशिया में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। यूरोप में आल्प्स है, ओके, और वो ब्लॉक माउंटेन है बोलते हैं, तो ये गलत है। एक्चुअली आल्प्स जो माउंटेन रेंज है वो फोल्ड माउंटेन रेंज, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज भी है, हिमालय और आल्प्स वगैरह ये यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है। तो इसके वजह से ये ऑप्शन भी गलत है, सेकंड। ओके, इसके बाद थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, एप्लेशियन माउंटेन रेंज और फोल्ड माउंटेन, तो ये बराबर है। नॉर्थ अमेरिका में ये जो एप्लेशियन रेंज है, ये फोल्ड माउंटेन रेंज है, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज इन द नॉर्थ अमेरिका, और फोल्ड माउंटेन रेंज बोल सकते हो उसको। उसके बाद है साउथ अमेरिका, एंडीज है और फोल्ड माउंटेन है, तो ये भी बराबर है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2। ओके, नेक्स्ट है, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स। डोंकी पोलो एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन द रिसेंट पास्ट which of the above have been constructed as the greenfield projects? ओके, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स किस कौन से एयरपोर्ट्स क्रिएटेड थे, रिसेंट न्यूज में था, तो वो पूछा है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन 1 and 2। ये जो विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये नहीं था, इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसके अंडर में लिया था कुछ कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस के लिए। तो ये ऑप्शन 3 नहीं था उसमें, 1 and 2 दोनों भी करेक्ट ऑप्शन थे उसके। ओके, नेक्स्ट है, with reference to the water vapor, which of the following statement is correct? It is a gas, the amount of which decreases with altitude। ये बराबर है। जैसे जैसे आप अल्टीट्यूड मतलब हाइट पे जाते हो, पृथ्वी से ऊपर ऊपर जाते हो, तो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है उसका अमाउंट वो डिक्रीज आउट होता है। जैसे हिमालय वगैरह जब जाते हो आप, तो सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां पे कम रहता है, तो उसकी वजह से वाटर वेपर भी कम रहता है, क्योंकि वाटर वेपर इज नथिंग बट द एक प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन का ही, तो इसकी वजह से उसका भी क्वांटिटी डिक्रीज होता है। ओके, इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट पोल्स, तो ये गलत है। पोल्स पे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन आइस फॉर्म, तो वहां पे वाटर वेपर जनरेट होने का ज्यादा कुछ सवाल आता नहीं। इसका ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज इक्वेटर साइड में, इक्वेटर में इसलिए क्योंकि वहां पे कांस्टेंट इवापोरेशन होता रहता है, बारिश होती है, इवापोरेशन होता है, तो इसकी वजह से इसका मैक्सिमम परसेंटेज है इक्वेटर पे है। ओके, इक्वेटर पे इसका मैक्सिमम परसेंटेज है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट है, consider the following description. Annual and daily range of temperatures is low. Okay, precipitation occurs throughout the year. Okay, precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter। तो अभी देखो, ये जो था कि प्रेसिपिटेशन ऑकर्स थ्रू आउट द ईयर, ये चाइना टाइप क्लाइमेट में नहीं होता और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी नहीं होता है। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक इक्वेटोरियल और एक मरीन वेस्ट क्लाइमेट। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इक्वेटोरियल ही चूज करते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज्यादा था, थ्रू आउट द ईयर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला था कि एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, तो ये इक्वेटोरियल में नहीं रहता, यहाँ पे डेली रेंज टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन डी, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, जैसे मेडिटेरियन जिसको क्लाइमेट भी बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप के इसमें हो गया, तो वहां पे ये क्लाइमेट ज्यादातर से मिलता है। ओके, उसके बाद था with reference to Coriolis force, which of the following statement is correct? It increases with increase in wind velocity। ये बराबर है। Coriolis force है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड वेलोसिटी, जितना ज्यादा आप वेलोसिटी रहेगा उतना ज्यादा Coriolis force रहेगा। वो हमें पता है ना, फ्यूरियस 50s रहते हैं, उसके बाद रोरिंग 40s वगैरह जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका कोरियोलिस फोर्स उधर ज्यादा रहता है। ये एक्चुअली कोरियोलिस फोर्स पोल्स पे सबसे ज्यादा रहता है और इक्वेटर पे एब्सेंट रहता है। ओके, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स एंड इट इज एब्सेंट एट इक्वेटर, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। एक्चुअली पोल्स में मैक्सिमम रहता है और इक्वेटर पे ये निग्लिजिबल है, जीरो रहता है। क्यों रहता है? यहाँ पे डोल्ट्रम का एक पैच रहता है, 5 डिग्रीज अप एंड 5 डिग्रीज डाउन इक्वेटर के इसमें, इसको बोलते हैं डोल्ट्रम, जहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं रहता, जीरो प्रेशर डिफरेंस रहता है। तो दैट्स व्हाई कोरियोलिस फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट देयर। ओके, तो इसका ऑप्शन है सी, बोथ 1 and 2। उसके बाद है
On June 21 every year, which of the following latitudes experiences a sunlight of more than 12 hours? Okay, 21 जून आपको पता होगा कि जिसको हम टॉपिक ऑफ कैंसर पे यहाँ पे ये रहता है, सूरज रहता है. ओके, और यही रहता है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ पे. तो इसको समर सोलिस्टिस बोलते हैं, इसको विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं उस टाइम पे. तो सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स कहाँ पे रहेगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे नहीं रहता है, इसलिए 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं. उसके बाद आर्टिस्ट सर्कल ऊपर रहता है, तो इसके वजह से यहाँ पे भी ज्यादा सा रहता है. मिड नाइट रहते हैं वहां पे, ज्यादातर से ज्यादा सनलाइट रहता है वहां पे, रात ज्यादातर होती नहीं, तो इसलिए ये भी बराबर है आर्टिस्ट सर्कल. उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी होता है, मतलब 2 and 4 था, तो इसका ऑप्शन डी है. ओके, इक्वेटर पे नहीं रहता है, इक्वेटर नीचे रहता है, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नीचे रहता है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे आप. ओके, 15 का ऑप्शन डी है, 2 and 4. नेक्स्ट है, one of the following regions has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth global carbon emissions from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following denotes that region? Okay, तो एक रीजन दिया है जहाँ पे जिसको कार्बन सिंक भी बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा कार्बन वहां पे एब्जॉर्व किया जाता है. तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर था कॉन्गो बेसिन. कॉन्गो बेसिन रिसेंट न्यूज में था क्योंकि वहां पे जो थोड़ा सा डेवलपमेंट वगैरह हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसकी वजह से एक क्लाइमेट जो एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने एक क्या बोलते हैं फिक्र, मतलब क्या बोलते कंसर्न दिया था कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन एक्सर्ट कर पाएंगे. वो कार्बन स्पिटलैंड रीजन है जहाँ पे कार्बन सिंकिंग जोन है, तो इसके डिस्ट्रक्शन से वो ज्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा और इट इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट. तो एक एक्चुअली रिसेंट न्यूज में था. ओके, ये अराउंड 19 बिलियन ऑफ टन्स कार्बन को सिंक करता है वहां पे उस पिटलैंड जोन में. ओके, नेक्स्ट है. ओके, with reference to the perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances that are used in making many consumer products, consider the following statements. PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packaging materials. तो ये बराबर एक्चुअली जो हमारे प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह आती है, फूड पैकेजिंग ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, उसमें इसका एक लेयर रहता है PFAS का. ओके, जिसकी वजह से वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी वगैरह बढ़ती है, उसकी थोड़ा सा क्वांटिटी क्वालिटी भी बढ़ती है, तो ये उसमें यूटिलाइज किया जाता है. PFAS are not easily degraded in the environment. तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है. एक्चुअली इसके ये पॉलीफ्लोरोअल्किल वगैरह कंपाउंड होने के कारण इसको डिग्रेडेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहते, इजीली डिग्रेडेबल नहीं रहते, और फैट सोल्यूबल होने के कारण इसको बोल सकते हैं हम कि एक मैग्निफिकेशन होता है इसका अगर बॉडी में गए तो दैट्स व्हाई इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल. तो सेकंड स्टेटमेंट भी बराबर है. थर्ड स्टेटमेंट, persistent exposure to PFAS can lead to the bioaccumulation in the animal bodies. तो ये बराबर है एक्चुअली. जैसे वो वल्चर के केस में हुआ था, डाइक्लोफिनेक का उसका बायोअक्यूमुलेशन हो के उनका किडनी फेलियर की वजह से डेथ हो रही थी, तो सिमिलरली PFAS का भी होता है. इसका ज्यादा एक्सपोजर होने के कारण बायोअक्यूमुलेशन होता है एनिमल बॉडीज में, एज इट इज नॉट डिग्रेडेबल, तो ये मैग्नीफाई होते. अगर आपकी बॉडी आप मर गए और किसी एनिमल ने उसको खाया तो उसमें वो मैग्नीफाई हो जाता है. तो ये थर्ड स्टेटमेंट में बराबर है. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1 2 3. उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग. कैराबिड बीटल्स, सेंटीपीड्स, फ्लाइज, टर्माइट्स एंड वास्प्स. पैरासिटिक स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो ये थोड़ा सा एनवायरमेंट रिलेटेड था. ओके, तो इसमें देखिए ये टर्माइट्स का जो है पैरासाइटिक स्पेसिस, मतलब जो पैरासाइट मतलब क्या होता है, जो प्राणी दूसरे के ऊपर होस्ट एज अ उसके ऊपर अटैच करके उसके ऊपर जिंदा रहता है. जैसे कि गाय के इसमें रहता है, वो लीचड़ वगैरह उसके इसमें जाती है, उसका खून सोख के उसको कमजोर करती है, तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो टर्माइट से एक्चुअली पैरासाइटिक में नहीं आता. टर्माइट्स मतलब जो लकड़ी वगैरह खाते हैं, सेल्यूलोज वगैरह जिनका मेन फूड है, वेजिटेरियन वगैरह रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो टर्माइट्स उसमें नहीं आता. उसके बाद आता है फिर अपना वेस्प भी एक्चुअली ये आते हैं, ये एक्चुअली थोड़ा सा पैरासाइटिक इसमें आते हैं क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली जो होस्ट एनिमल रहता है जिसको पैरासिटिक बोलते हैं उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा रहते, उसका ब्लड सुकिंग कर रहे थे, उसका एनिमल का फ्लेश वगैरह खाते, तो ये बराबर था. ओके, उसके बाद आता है फ्लाइज. फ्लाइज एक्चुअली ये भी एक क्या बोलते हो आपको, एक पैरासाइटिक बोल सकते हैं, लेकिन ये इतना नहीं रहता है. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ओनली 3, मतलब
टर्माइट्स को हम ऑब्सोलेट करेंगे तो कैराबाइट बीटल्स नहीं आता, ओके। सेंटीपीड से, फ्लाइज है और वेब्स से, ये तीनों कैटेगरीज में क्या बोलते हैं पैरासिटिक एनिमल आते हैं। टर्माइट्स और कैराबाइट बीटल्स नहीं आते उसमें। नेक्स्ट है consider the following plants: groundnut, horse gram, soybean. How many of the above belong to the pea family? Okay, pea family मतलब जिनका छोटा सा ऐसा क्या बोलते हैं बीज रहता है, तो इन तीनों का एक्चुअली ग्राउंडनट का भी रहता है, हॉर्स ग्राम का भी रहता है और सोयाबीन का भी बीज रहता है, ओके। तो ये तीनों भी उस कैटेगरी में आते हैं, ऑल ऑफ द थ्री, ओके। नेक्स्ट है Statement 1. The Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act of 1972. ये बराबर है। प्रोटेक्शन एक्ट थे हमारा 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसके इसमें अंडर में इंडियन फ्लाइंग फ्लॉक्स को वर्मिंग कैटेगरी में रखा है। वर्मिंग मतलब है क्या करते हैं, इसमें आते खेतों में आते वगैरह, उनके फसल वगैरह खा जाते, तो इसलिए उसको अगर वो ज्यादा डिस्ट्रॉय करते तो उसको मारने के एक वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी रहता है, उसके अंडर में उसको जो भी क्या बोलते हैं पर्सन है, कंसर्न पर्सन, वो उसको मार सकता है। एक्चुअली उसको एक अथॉरिटी दी गई है, लेकिन ये वर्मिंग कैटेगरी में रखे गए हैं, ओके। नेक्स्ट इंडियन फ्लाइंग फ्रॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, तो ये गलत है। एक्चुअली ये फसल वगैरह खाते हैं, मोस्टली वेजिटेरियन रहते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, तो ये किसी ब्लड किसी दूसरे एनिमल का ब्लड वगैरह नहीं सोखते, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है ओके द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग ऑफर एंड पॉन्ड स्केटर आर। एक्चुअली ये आपको इस पे भी पता रहता है, फ्रॉग ऑफर जो कि एक थोड़ा सा बीटल टाइप कीड़ा रहता है, जो कि इंसेक्ट के कैटेगरी में आता है, उड़ते हैं जो ज्यादा से ज्यादा फसल को बर्बाद करते हैं, तो इंसेक्ट के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1. Many chewing gums found in the market are considered as a source of environmental pollution. ये स्टेटमेंट बराबर है। च्युइंग गम्स का क्या होता है, वो ज्यादातर से इजीली डिग्रेडेबल नहीं रहते, एटमॉस्फेयर में ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन रहता है, डिग्रेडेशन नहीं होता, इसलिए कारण कि वो जमीन को पूरी पोल्यूट करते हैं, ओके। समंदर को पोल्यूट वगैरह करते हैं, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। उसके बाद है मेनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज ए गम बेस, ओके, ये बराबर। जो प्लास्टिक उसमें एक गम बेस रहता है, जिसके कारण वो ज्यादा जल्दी डिग्रेड नहीं होता, जैसे हमें पता है प्लास्टिक को डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है, तो दैट्स इज द रीजन व्हाई च्युइंग गम्स आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल इन द एनवायरनमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर था, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर था बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, ओके। उसके बाद था ओके कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ओके। कंट्री दिया है और एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो ब्राजील में इंट्री होता है, ये बराबर है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट बराबर था। इंडोनेशिया में एल्क नहीं आता है, एल्क एक्चुअली मेक्सिको वगैरह साइड में है, नॉर्थ अमेरिका साइड में, तो ये गलत था। बोनोबो भी एक्चुअली मालदीव्स वगैरह में आता है, मालदीव मादागास्कर वगैरह साइड में नहीं आता है, तो इसका स्टेटमेंट था ऑप्शन ओनली 1 करेक्ट, ओके। ये अगर नहीं पता है तो छोड़ देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, डोंट अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्ट है consider the following statements regarding World Toilet Organization. It is one of the agencies of the United Nation. ये गलत है। आपने अभी इतने साल से पढ़ रहे हो या पढ़ते होंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी आपने पढ़े होंगे, तो आपने कभी यूनाइटेड नेशन का स्पेशल रिलेटेड उस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कभी नहीं सुना। ये एक्चुअली के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एजुकेट करती है लोगों को डिफिकेशन पर्पस वगैरह, ओपन टॉयलेट वगैरह जो समस्या है उनके प्रति, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट है वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर द एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस, तो ये स्टेटमेंट बराबर है एक्चुअली, ओके। ये मतलब एजुकेट करते लोगों को, बिजनेसेस वगैरह फर्म्स रहते, इंडिविजुअल्स रहते, वो इसमें आके एक दूसरे को जो नॉलेज शेयरिंग है उसका काम ये करते हैं, ओके। तो स्टेटमेंट 2 बराबर है। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स, तो ये गलत है, जहां पे भी ऐसा आएगा ना ये गलत है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए यूनाइटेड नेशन के एजेंसीज वगैरह होगी या फिर नहीं भी होगी, तो ग्रांट फंड्स फंडिंग का काम वो ज्यादातर से करते नहीं, उनके पास फंडिंग रहती नहीं, उनको ही फंडिंग लगती, तो ये ज्यादातर से फंडिंग करते नहीं, तो ये ऐसा अगर स्टेटमेंट आए तो 90% केसेस में ऐसा स्टेटमेंट गलत रहता है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 2 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, lions do not have particular breeding season, okay, unlike most other big cats cheetah do not roar, okay, और थर्ड है unlike male lions male leopards do not proclaim their territory by scent marking,
तो ये स्टेटमेंट गलत था। एक्चुअली मेल लायंस की तरह लेपर्ड्स भी ना सेंट रहता है उनका, वो टेरिटरी मार्क करने के लिए यूटिलाइज करते, बाय यूरिनेशन होगा या जब यूरिन वगैरह करते तो वो एक टेरिटरी मार्क करते वहां पे, उसके बाद वहां पे खड्डा भी खोदते कि भाई ये मेरा एरिया, ये मेरी टेरिटरी। उसके बाद उनके जो सेंट रहता है वो उनके गर्दन वगैरह पे भी लगा रहता है, तो वो जाके जो पेड़ पौधे रहते हैं उनके पत्तों से ऐसा उसको रब करते हैं, सो दैट इट द सेंट है वो पत्तों पे चला जाए, उसके बाद जो कोई दूसरा लेपर्ड आए तो वो सेंट से पता चल जाए कि भाई ये टेरिटरी किसी और लेपर्ड्स की। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत था यहाँ पे। ओके, तो ये अगर ये भी एलिमिनेट कर पाते तो ऑप्शन 1 and 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट है which of the following is the correct description of 100 million farmers? Okay, it is a platform for accelerating transition towards food and water system that are net zero carbon nature positive and that aims to increase farmer resilience। तो ये स्टेटमेंट बराबर था। ओके, 100 मिलियन फार्मर्स एक मूवमेंट है, बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे जो फार्मर्स है वो कलेक्टिवली एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं नेट जीरो कार्बन ऐसे जो प्रोडक्ट्स है या फिर फर्टिलाइजर्स है या फिर प्लांट्स वगैरह फसल वगैरह लेने के ट्राई करते हैं, जिससे कम से कम नेट कार्बन इमिशन हो और नेचर के इसमें वो ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव रहे, नेचर को हार्म ना करे। ये एक्चुअली मूवमेंट का इनिशिएटिव भी है। Next, consider the following: battery storage, biomass generator, fuel cells, and rooftop solar photovoltaic units. How many of the above are considered as a distributive energy resource? तो इसका करेक्ट आंसर था ऑल फोर। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्या रहता है कि जब आप किसी से एनर्जी जनरेट करते हो, स्टोर करते हो और बाद में यूटिलाइज करते हो कहीं पे जाके, जैसे कि आपके इन्वर्टर हो गया, आपका जो पावर बैंक हो गया वो हो गया, तो ये सब क्या रहते हैं, इसमें आप पहले एनर्जी स्टोर करते हो और जब आपको जरूरत होती है तो आप उसके यूटिलाइजेशन करते हो, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। तो बैटरी स्टोरेज उसमें आता है, बायोमास जनरेटर भी आता है, फ्यूल सेल्स भी रहते हैं। फ्यूल सेल्स एक्चुअली हाइड्रोजन वगैरह या अदर काइंड के गैसेस यूज करते हैं जिससे वो एनर्जी जनरेट करते हैं। और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट, तो ये भी रहते हैं। रूफटॉप फोटोवोल्टाइक यूनिट्स में क्या रहता है, सनराइज जब उस डिवाइस पे गिरते हैं तो उसके साथ वो हीट एनर्जी या सन के रेज को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी और उसके बाद स्टोर आउट करता है। ओके, बैटरी वगैरह हो गया। तो 27 का करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ द फोर। नेक्स्ट है, which one of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is only insect that can pollinate this tree? तो इसका एक्चुअली करेक्ट आंसर था फिग। फिग जिसको हम अंजीर भी बोलते हैं। अंजीर का क्या रहता है, वो उसके जो पेड़ पौधा रहता है उसके साथ ही म्यूचुअलिज्म में उसके साथ रहता है और उसके बाद वो उसके साथ को इवॉल्व होता है और उसी के साथ जो अंजीर के जो कुछ बीज वगैरह रहते हैं उसके साथ वो पॉलिनेट भी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर था फर्स्ट, फिग। नेक्स्ट है, consider the following: butterflies, fish, frogs. How many of the above have poisonous species among them? Okay, तो देखिए ये तो पता है कि फ्रॉक्स में रहती है पॉइजनस स्पेसीज, कुछ ना कुछ फ्रॉक्स ऐसे रहते हैं जो डेडली रहते हैं, जो खुद के प्रोटेक्शन के लिए खुद के स्किन से टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज करते हैं। ओके, फिश में भी रहते, फिश में कुछ कुछ प्रजातियां ऐसे रहती है उनकी कि जिनके टॉक्सिन्स रहते, जब वो फिश हो गया उसके जो भी क्या बोलते हैं उसको विंग्स वगैरह रहते उसके थ्रू वो पॉइजन वगैरह रिलीज करते हैं जब काटते हैं। शार्क वगैरह हो गया, शार्क तो एक प्रीडेटर हो गया लेकिन उसमें बहुत सारे फिशेस में स्पेसीज है कुछ कुछ जो पॉइजनस रहते। और बटरफ्लाइज इसमें भी कुछ स्पेसीज ऐसे में है, ऐसे नहीं बोल रहा 90% तो कुछ नहीं रहता लेकिन 10% कैटेगरी में कुछ बटरफ्लाइज ऐसे रहते जो स्टिंग करते, मतलब उसके जो मधुमक्खी वगैरह जैसे रहते उनको भी स्टिंग रहते, तो वो जब किसी को डंक मारते हैं तो उसमें से पॉइजन वगैरह रिलीज करते सो दैट द प्रे गेट पैरालाइज। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3, ऑल ऑफ द 3 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग: कैशू, पपाया, रेड सैंडल्स। हाउ मेनी ऑफ द ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया? ओके, तो अभी हमें कैशू का पता था, कैशू एक्चुअली पोर्तुगीज लाए थे इंडिया में, तो हमारे यहाँ पे ये पहले से नहीं उगता था, तो ये गलत था। ओके, उसके बाद पपाया, पपाया भी एक्चुअली हमारा नेटिव नहीं है, ये एक्चुअली मेक्सिको साइड का नेटिव, वहां से वो लाए थे, जो वहां पे इनहेबिटर थे वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने ये यहाँ पे कॉलोनाइज किया है उस प्लांट को, तो पपाया भी हमारा नहीं। हाँ, रेड सैंडर्स हमारे इधर मिलता है, रेड सैंडर इज द ओनली थिंग दैट ग्रोज इन इंडिया, इट इज नेटिव टू इंडिया। ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश साइड में ज्यादातर से फाउंड आउट होता है। ओके, नीलगिरी के इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है,
With reference to radioisotope thermoelectric generators, consider the following statement. RTGs are miniature fission reactors. तो ये गलत है. देखिए फिशन प्रोसेस आपको पता है कि एक एटम से जब उसके बाद दूसरा न्यूट्रॉन्स वगैरह टकराते हैं तो बहुत सारे उसके प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट रहते हैं, क्रिप्टॉन वगैरह जनरेट होते हैं और उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है, जो एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द पावर जनरेशन. तो फिशन की जो प्रोसेस है बहुत वोलेटाइल रहती है, बहुत वायलेंट रहती है. तो मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स क्रिएट करना उस लेवल पे ये अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ. मिनिएचर मतलब बहुत छोटा, जो हम मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं. तो उतना आज तक किसी को भी पॉसिबल हुआ नहीं है वो. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था. ओके, अगर ये भी आप एलिमिनेट कर पाते तो आपका आंसर आ सकता था 2 and 3. ओके, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, आरटीजीएस आर यूज्ड फॉर द पावरिंग द ऑनबोर्ड सिस्टम्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट. तो ये बराबर है. जो स्पेसक्राफ्ट वगैरह हो गए उसमें ये एक्चुअली यूटिलाइज किए जाते हैं. ये एक थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी टाइप रहता है, तो उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन भी कम होता है. तो ये टेक्नोलॉजी स्पेसक्राफ्ट में यूटिलाइज होती है. थर्ड है आरटीजीएस कैन यूज प्लूटोनियम 238 which is a byproduct of the weapons development. तो ये बराबर है. प्लूटोनियम 238 एक्चुअली एक बाय प्रोडक्ट है. जब वेपन्स वगैरह डेवलपमेंट करते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है. यूरेनियम हो गया, फिर प्लूटोनियम हो गया 238. ये ज्यादातर से रेडियो एक्टिव होता है और ये न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स रहते हैं उसमें यूटिलाइज होता है. नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, जायंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स. तो ये गलत है. कैसे रहता है, हमें एक कहावत भी सुनी, जो जितना बड़ा रहता है वो उतना जल्दी नीचे भी गिरता है. तो सिमिलरली जायंट स्टार्स का भी होता है. जायंट स्टार्स में क्या होता है, बहुत बड़े रहते हैं तो उसमें फ्यूल ज्यादा रहता है. फ्यूल इन द सेंस हाइड्रोजन वगैरह ज्यादा रहता है. तो फ्यूल ज्यादा होने के कारण उनका रिएक्शन बहुत तेज रहता है. और तेज क्या बोलते हैं, रिएक्शन का स्पीड ज्यादा होने के कारण वो जल्दी कोलैप्स भी करते हैं, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाते इतना बड़ी रिएक्शन इतने लार्ज अमाउंट स्केल पे. तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाते, तो इसलिए वो ज्यादा जल्दी कोलैप्स भी होते हैं एज कम्पेयर टू ड्वार्फ स्टार्स. तो ये स्टेटमेंट 1 गलत है. स्टेटमेंट 2, कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार जायंट स्टार्स हैव ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. तो ये बराबर है. ओके, तो 32 का है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है, which of the following is synthesized in human body that dilates blood vessel and increase blood flow. Okay, तो इसका करेक्ट आंसर था नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे बॉडी में डायलेट सिंथेसाइज भी होता है और उसका एक्चुअल काम क्या रहता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स रहती है एरोटा वगैरह, तो उसको सफाई का काम करता है उसके. तो सो दैट द चोकिंग ऑफ द ब्लड डज नॉट हैपन. तो चोकिंग नहीं होता तो हार्ट अटैक आने के चांसेस भी कम रहते हैं. तो उसके लिए जिम्मेदार नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है. ओके, नेक्स्ट है, consider the following activities: identification of narcotics on passengers at airport or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animal. In how many of the above activities can radars be used? तो इसका एक्चुअल करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द 3. ये तीनों एक्टिविटीज में रडार्स का इस्तेमाल होता है. okay? उसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट्स: राफेल, मिग 29, तेजस MK1. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. तो देखिए ये तीनों भी एक्चुअली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव. 5th जनरेशन है F-35 वगैरह यूएसए का. उसके बाद सुखोई है जो कि रशिया का है. तो इन ये जो एयरक्राफ्ट है जिसको हम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं, तो ये एक्चुअली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है. और वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट रशिया के पास है, चाइना के पास है और अमेरिका के पास है. बाकी इन तीनों कंट्रीज के अलावा किसी के पास नहीं. ओके, नेक्स्ट है, okay, in which of the following are hydrogels used? Control drug delirium patients. Okay, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम इसमें भी इस्तेमाल होता है. और प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स. तो ये एक्चुअली इसमें भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा डाउटफुल है. ये अगर अभी यूपीएससी के आंसर देता है उस पर डिपेंड करता है. तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 2 में तो इस्तेमाल होता है, थर्ड में भी इसका इस्तेमाल है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा सा प्रूव नहीं हो पाया है कि भाई होता है नहीं. तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर रहेगा बी या डी में. लेकिन इसका 90% चांसेस है कि 1 2 3 ही रहेगा आंसर. ओके, उसके बाद है, which of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles prepared powered by hydrogen. ओके, तो ये रिसेंट न्यूज में था, हाइड्रोजन पे व्हीकल्स वगैरह रन आउट किए थे. दिल्ली में हो गया, फिर हरियाणा वगैरह साइड में भी हो गया, बेंगलोर में भी हो गया था. तो इसका
इस्तेमाल इसलिए किया जाता है फ्यूल सेल का कि इसका बाय प्रोडक्ट कोई हार्मफुल गैसेस वो रिलीज नहीं करता, दैट्स व्हाई इट इज मोर इको फ्रेंडली। तो इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है वाटर वेपर, जो भी रहता है वाटर वेपर ही इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है। ओके, नेक्स्ट है रिसेंटली द टर्म पम्प स्टोरेज हाइड्रो पावर is actually and appropriately discussed in the context of which of the following। तो ये जो है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, ये एक्चुअली हम लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रो पावर का हमको कंसेप्ट पता है कि ऊपर से पानी छोड़ते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो पानी फिर वो टर्बाइंस को रोटेट करता है और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन कैसा होता है ना, हर टाइम पे हमें सेम एनर्जी नहीं लगते, एनर्जी के भी हमें कभी पीक पीरियड पर रहता है और कभी सबसे लो पीरियड पर रहता है। तो जब लो पीरियड पर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, वो पानी को ऊपर लेके जाते हैं, और जब पीक पीरियड में उसको जरूरत रहती है, एनर्जी ज्यादा डिमांड रहती है, तो वो पानी को छोड़ते हैं ऊपर से। तो इसको बोलते हैं हम पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, जो कि पानी ऊपर लेके जाना वगैरह फिर छोड़ना। तो इसके साथ जो एनर्जी जनरेट होती है उसको बोलते हैं, ये नाम दिया पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। वो एक्चुअली यूटिलाइज होता है लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए। ओके, नेक्स्ट है membrane bioreactors are often discussed in the context of। ओके, तो ये membrane bioreactors से एक्चुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज के इसमें हमने देखा था। इसमें क्या होता है, ऐसे बायोरिएक्टर्स वगैरह जो रहते हैं, मेम्ब्रेन रहता है उसमें, तो ये जो वेस्ट वाटर वगैरह रहता है उसका मलबा वगैरह उसको वहां पे ही रोकते हैं और अच्छा पानी वहां से छोड़ते हैं, जो कि ट्रीटमेंट के लिए हमें अवेलेबल रहता है। ओके, नेक्स्ट है with reference to the Indian economy, collateral borrowing and lending obligations are the instrument of। ओके, तो ये देखिए आप इसमें भी ये कर लेते, कोलैटरल किस किस में चलता है। अभी स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते होंगे उनको पता है कि मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स ले सकते हैं, उसमें कोई कोलैटरल लगता नहीं कि भाई आपके पास घर कितना है, गाड़ी कितना है, उसके बेसिस में वो कोलैटरल देते नहीं। तो स्टॉक मार्केट नहीं था। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट पे भी सेम इस पे कंसेप्ट पे रहता है, सिर्फ करेंसी में हम उसका ट्रेडिंग करते, तो फॉरेक्स मार्केट भी नहीं था। और बॉन्ड मार्केट, तो अभी दो ऑप्शन थे, एक तो बॉन्ड मार्केट था और एक मनी मार्केट था। तो इसका करेक्ट आंसर था मनी मार्केट। ये एक्चुअली कोलैटरल बोरोइंग का जो इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट में रहता है, जहाँ के कोई थर्ड बैंक पार्टी जाती है, बैंकिंग के जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो बोरोइंग करते हैं, मनी का लेन देन करते हैं, तो वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। बॉन्ड मार्केट में भी हम कोई कोलैटरल नहीं देते, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस The total fertility rate in an economy is defined as। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ए वुमन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। मतलब एक औरत उसके पूरे लाइफ टाइम में, उसके एवरेज लाइफ टाइम में कितने बच्चों को जन्म देती है, उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो 41 का तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया NBFC companies can access the liquidity adjustment facility window of the RBI। तो ये गलत है। NBFC कंपनीज एक्चुअली बैंकिंग एंटिटीज नहीं रहती है, वो प्राइवेट एंटिटीज रहती है, तो दैट्स व्हाई दे डोंट कम अंडर द रेगुलेशंस ऑफ RBI। तो कुछ कुछ रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं लेकिन सब नहीं अप्लाई होते। तो अगर वो बैंकिंग एंटिटीज नहीं है तो RBI की जो LF फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वो अवेल नहीं कर पाते। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट उनका वो ऑप्शन गलत है। तो अगर आप 1 भी एलिमिनेट कर पाते तो 2 और 3 है। ओके, उसके बाद इन इंडिया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन होल्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये बराबर है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाते हैं थ्रू द पार्टिसिपेटरी नोट्स वगैरह रहते उसके थ्रू। ओके, और थर्ड है इन इंडिया स्टॉक exchanges can offer separate trading platforms for debts। तो ये भी बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी 2 and 3। ओके, नेक्स्ट है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, फर्स्ट है इंश्योरेंस कंपनीज, ये ट्रेड कर सकती है, पेंशन फंड्स ये भी ट्रेड कर सकते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर ये भी ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो ये एक्चुअली बैंकिंग के इसमें था, रिसेंट न्यूज में भी था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के इसमें सेबी और आरबीआई ने कुछ नॉर्म स्ट्रिक्ट किए थे, तो उसके रिगार्डिंगली वो क्वेश्चन आया था। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF, मोटर व्हीकल्स और करेंसी स्वैप। विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ओके, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहते हैं, इंटेंजिबल इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जिसके थ्रू द पर्सन्स कैन इन्वेस्ट इन द वेरियस एक्सचेंजेस और वेरियस प्रोडक्ट्स। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है मोटर व्हीकल्स, ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, टेंजिबल एसेट है जिसको हम छू सकते हैं,
जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं होता है मोटर व्हीकल्स। ईटीएफ एक इंटेंजिबल एसेट है जिसमें आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में आपका मनी डालते हो। ईटीएफ में बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज रहती है, बहुत सारे सेक्टर्स रहते हैं, जैसे कि एनर्जी सेक्टर हो गया, प्रोडक्ट सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया। तो ये सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में आप पैसा डालते हो, तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट है ईटीएफ। तो ये करेक्ट आंसर था। उसके बाद करेंसी स्वैप, ये रिसेंटली ही जो करेंसी स्वैप का था वो न्यूज में था। तो वो भी एक इंटेंजिबल एसेट था और एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह उसको यूटिलाइज किया गया था। तो 44 का ऑप्शन था ऑप्शन डी, 1 एंड 3। ओके, नेक्स्ट है with reference to the sectors of the Indian economy consider the following pairs। इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर दिया है, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेकेंडरी सेक्टर बोला है, तो ये गलत है। जो भी देखो स्टोरेज, कोई भी आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का किसी स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज वगैरह हो गया, उसमें आप उसको स्टोर कर रहे हो, तो वो एक एक्चुअली एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप, और सर्विस सेक्टर टर्शियरी कैटेगरी में आता है, ना कि सेकेंडरी में। तो ये गलत था। उसके बाद डेयरी फार्म प्राइमरी, तो ये बराबर था। डेयरी फार्म प्राइमरी सेक्टर में वो कौन कौन सी चीजें आती है जो हमें एक्चुअली डायरेक्टली नेचर से मिलती है, जैसे कि डेयरी फार्म हो गया, मिनरल्स आप जो निकालते हो जमीन से वगैरह, तो वो भी डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, तो वो भी एक प्राइमरी सेक्टर में ही आता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन वगैरह। तो ये डेयरी फार्म ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। ओके, उसके बाद मिनरल एक्सप्लोरेशन टर्शियरी सेक्टर में नहीं आता, ये प्राइमरी में ही आता है, तो ये गलत था थर्ड। और वीविंग ऑफ क्लोथ सेकेंडरी, तो ये बराबर है। वीविंग ऑफ क्लोथ एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। जब क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका वीविंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद कपड़ा वगैरह तैयार होता है, तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इसमें आता है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर है। तो फोर्थ ऑप्शन बराबर था, तो इसका करेक्ट है ओनली 2। ओके, नेक्स्ट है consider the following materials: agriculture residues, corn grain, wastewater treatment sludge, or wood mill waste. Which of the above can be used as a feedstock for producing sustainable aviation fuel? तो एक्चुअली इसका रिसेंट न्यूज में था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 2 3 एंड 4। ये सब के सब एविएशन, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल रहता है, जो प्लेन्स वगैरह में उसके लिए यूटिलाइज करते हैं, एटीएफ जिसको बोलते हैं, तो वो इसमें उसमें यूटिलाइज किया जाता है। ये सब के सब ये जो प्रोडक्ट्स दिए उससे हम फ्यूल जनरेट करते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट हो गए या जो इंस्ट्रूमेंट है वो रन हो पाए उस पर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, 1 2 एंड 3, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट है with reference to the physical capital in Indian economy consider the following pairs। आइटम्स दी और कैटेगरी दी। तो फार्मर्स प्लग वर्किंग कैपिटल, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल, यार्न यूज बाय द वीवर फिक्स कैपिटल, और पेट्रोल वर्किंग कैपिटल। तो देखिए फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की कंसेप्ट क्या रहती है। फिक्स कैपिटल वो रहता है जो कि टेंजिबल रहता है, जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, जो बदलता नहीं है। जैसे कि आप एग्रीकल्चर में जाते हो, खेतों में काम करने के लिए जाते हो, जो प्लग रहता है, आपकी कुदाल रहती है, या जो बैल वगैरह रहते हैं, वो क्या रहता है, वो जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होने वाला, जो कि आप यूटिलाइज करते हो बार 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 बार। तो वो एक्चुअली फिक्स कैपिटल हो गया, जिसमें आप एक बार मनी डालते हो और उससे आप उसका क्या बोलते हैं गेन्स उससे यूटिलाइज करते हो या रिकवर करते हो, तो वो फिक्स कैपिटल हो गया। तो उसको बोलते हैं फार्मर प्लग से, ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो एक्चुअली फिक्स कैपिटल है। कोई भी किसान उसके जो प्लग रहता है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं खेत में यूज करने वाले, वो फिक्स कैपिटल के कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर, ये फिक्स कैपिटल है। ओके, यार्न यूज बाय द व्यूअर, ये फिक्स कैपिटल है, ये बराबर है। जो यार्न रहता है, मतलब जैसे कपास वगैरह बोलते हैं, वो जो यूटिलाइज करता है किसान, तो वो एक्चुअली फिक्स कैपिटल के इसमें ही देखा जाता है। ओके, उसके बाद सॉरी यार्न कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। वो वर्किंग क्यों बोलते हैं इसको, यार्न यूज बाय मतलब जो कपास रहता है वो डायरेक्टली तो हम यूटिलाइज नहीं करते, उस पर प्रोसेसिंग होती है, वो बीच का रॉ मटेरियल के इसमें उसका यूटिलाइजेशन होता है, उसका प्रोसेस होता है, फिर उससे थ्रेडिंग वगैरह निकलते हैं, फिर उससे कपड़ा बनता है, और वो फिर कपड़ा किसी बाजार में जाके बेचते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट रहता है उसका कपड़ा रहता है। यार्न तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, कपास वगैरह, तो एक्चुअली वो वर्किंग कैपिटल में आता है। रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, वो सब वर्किंग कैपिटल में आता है। तो ये थर्ड वाला फिक्स कैपिटल नहीं, यार्न यूज बाय द वीवर, ये वर्किंग कैपिटल है। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल आता है, कंप्यूटर फिक्स कंप्यूटर भी वर्किंग कैपिटल में आता है, सॉरी कैपिटल फिक्स आता है, ये भी आता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। देखिए कंप्यूटर फिक्स कैपिटल में क्यों नहीं आता है, क्योंकि जो कंप्यूटर वगैरह रहता है
वो आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो आप उसको प्रोसेस करते हो, उसका फाइनल आउटपुट तो आप नहीं देते हो, उस पर कुछ प्रोसेस करते हो, उसमें कोडिंग वगैरह करते हो, उसके बाद कुछ तो प्रोडक्ट तैयार होता है, वो प्रोडक्ट जो निकलता है वो फाइनल क्या होता है। कंप्यूटर इज जस्ट एन टूल टू मतलब क्रिएशन ऑफ दैट फाइनल प्रोडक्ट। उस पर कोडिंग करके आप कोई एप्लीकेशन तैयार कर रहे हो, तो एप्लीकेशन इज द फाइनल प्रोडक्ट, कंप्यूटर इज जस्ट द मीन्स टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट। तो कंप्यूटर इज नॉट ए फिक्स कैपिटल, इट इज अ वर्किंग कैपिटल। ओके, और पेट्रोल ये वर्किंग कैपिटल रहता है। पेट्रोल वर्किंग कैपिटल क्यों रहता है, गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल तो फाइनल प्रोडक्ट है नहीं, आप पेट्रोल को जलाते हो तब जाके गाड़ी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर वो एनर्जी के बाद गाड़ी कहीं पे जाती, सो दैट यू कैन गेट टू ए प्रॉपर डेस्टिनेशन। कैसे पे जाते हो आप, तो डेस्टिनेशन पे जाने के बाद जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, ना कि पेट्रोल इज द जस्ट एन रॉ मटेरियल टू अचीव दैट थिंग। तो इसलिए पेट्रोल इज अ वर्किंग कैपिटल, ये बराबर है, और फार्मर्स प्लग इज अ फिक्स कैपिटल है। ओके, ये गलत था। ओके, कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2। ओके, नेक्स्ट है, which one of the following word phrases is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exact poverty rights over the virtual items? Okay, तो इसका करेक्ट आंसर था मेटावर्स। मेटावर्स मतलब एक ऐसा वर्चुअल दुनिया जहाँ पे क्या रहते हैं, जैसे हमारे कॉलोनी कॉलोनी वाइज रहता है, आपकी कॉलोनी अलग है, हमारी कॉलोनी अलग रहती है, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, आपकी हमारी कॉलोनी में अलग रहती है, तो हमारे टेरिटरी डिफाइन रहती है। वैसे वैसे वर्चुअल मेटावर्स, मेटावर्स में क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी के बहुत सारी दुनिया होती है जिसमें कुछ पर्टिकुलरली कॉलोनी वाइज या फिर वो वर्ल्ड वाइड डिफाइन किए रहते हैं। तो आप किसी एक वर्ल्ड में रहते हो, दूसरा कोई पर्सन होगा वो उसके डिजिटल वर्ल्ड में रहता होगा, तो बाउंड्रीज डिफाइन किए रहती, तो वो आप उसके जो आइटम्स वगैरह रहते हैं उस दुनिया के, उस पर भी आप है ना एक खुद का अथॉरिटी या फिर उसका क्या बोल सकते हैं, उस पर हक जमा सकते हो। तो दैट इज द केस ऑफ द मेटावर्स। ये एक डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी थी और डिटेल में आया भी था, मतलब इसमें एक आर्टिकल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में। ओके, नेक्स्ट है, with reference to the rules imposed by Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement. There is no minimum capital requirement for fully owned banking subsidiaries in India. तो ये गलत है। हर बैंकिंग को कुछ ना कुछ जो सब्सिडरीज वगैरह होगी या फिर कोई बैंकिंग एंटिटीज होगी, उसके लिए फिक्स कैपिटल आरबीआई ने डिफाइन किया है। जैसे कि 200 करोड़ था पहले, 50 करोड़ था, फिर 100 करोड़ किया था, फिर 200 करोड़ किया। तो ये आरबीआई ने एक सेट गाइडलाइंस दी है कि भाई इतना इतना आपका वो कैपिटल होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बिजनेस कर पाओगे। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। उसके बाद, फॉर होली ओन बैंकिंग सब्सिडरीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर शुड बी इंडियन नेशनल। तो ये बराबर है। ये एक्चुअली आरबीआई ने प्रोविजन क्यों रखा है कि भाई कैसे रहते हैं, 50% से कम अगर बोर्ड मेंबर्स हो गए तो फॉरेन एंटिटीज का एक चांस रहता है कि वो टेक ओवर कर सकती है वो बैंक को, और वो उनकी तरीके से फिर बिजनेस करेंगे। तो that should not be the case in India. That's why RBI has imposed these rules that 50% national should be the Indians. Okay, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 only. Okay, next है, with reference to the corporate CSR, corporate social responsibility rules in India, consider the following statement. CSR rules specify that expenditures that benefits the company directly or its employee will not be considered as CSR activities. ये बराबर है। जो एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देते हो वो CSR के अंडर में नहीं आते हैं, वो एक्चुअली आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ता है जो कि आप नॉन बेनिफिट्स हो के कंपनी के लिए क्या बोलते हैं सोशल समाज सेवा के इससे करना पड़ता है, तो उसको CSR रूल्स में स्पेसिफाई किया जाता है। एम्प्लॉय को आप बेनिफिट्स दे रहे हो वगैरह तो वो उसमें CSR रूल्स में नहीं काउंट हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी। ये गलत है। एक्चुअली इसका एक मिनिमम 2% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 years 3 years that should be spent on the CSR activity. That is the provisions given by the our government वगैरह। जो गवर्नमेंट्स हो गई उन्होंने एक रूल स्पेसिफाई किया कि भाई एटलीस्ट 2% आपका है वो आपने CSR एक्टिविटीज पे खर्चा करना ही चाहिए उतना नेट प्रॉफिट में से। तो 2% उन्होंने मिनिमम लिमिट दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन है 1 only. ओके, नेक्स्ट है, consider the following statement. If the United States of America were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payments. तो ये गलत है। बॉन्ड का एक्चुअली जो भी बॉन्ड्स वगैरह किसी भी मार्केट में आते हैं, बॉन्ड सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों माना जाता है कि भाई वहां पे लीगल क्लेम रहता है। अगर आपकी इकोनॉमी भी कुछ हो गया या फिर कुछ अलग ही डेप्ट में भी आ गए, फिर भी यू आर स्टिल यू हैव लीगल राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम दैट कंट्री। मतलब आपके पास लीगल राइट रहता है आपकी वो अमाउंट निकालने के लिए। तो
ये यूएसए का भी अगर उसका डिफॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट्स भी हो गया फिर भी इन्वेस्टर के पास लीगल राइट रहेगा, वो कोर्ट्स में जाके वो मनी रिकवर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट 1 गलत है। उसके बाद है द यूएसए गवर्नमेंट डेब्ट इज नॉट बैक्ड बाय एनी हार्ड एसेट्स बट ओनली बाय द फेथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये बराबर है। मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा कर्जा यूएसए पे ही है आज के कंडीशन में देखा जाए तो। लेकिन क्या है, यूएसए की करेंसी बहुत स्ट्रांग है, हार्ड करेंसी, वर्ल्ड वाइड चलती भी है। तो मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज का या इन्वेस्टर का उस पर भरोसा है कि भाई नहीं ये करेंसी अच्छी इनकी, ये चलेगी, उन पे इन्वेस्टर्स का भरोसा कि ये डेवलप करेंगे और ज्यादा। तो दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग इन दैट कंट्री विदाउट एनी बैक बाय एनी हार्ड एसेट्स वगैरह। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ बोरोवर डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर्स। तो ये बराबर है। जो सिंडिकेटेड लेंडिंग रहती है, क्या होता है, बहुत सारे बैंक से एक साथ आते हैं और एक आध आदमी को फिर कर्जा देते हैं। जैसे विजय माल्या के केस में हो गया था, बाकी के 2-4 केसेस में हुआ है हमारे इंडिया में। तो उससे क्या होता है, सिंडिकेटेड बोरोइंग में क्या होता है, बहुत सारे बैंक से एक दूसरे को कर्जा देते हैं, उसके थ्रू कर्जा देते हैं, थर्ड चैनल पार्टनर को कर्जा देते हैं। तो वो डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो भाग गया तो सबका फिर कर्जा डूब, मतलब जो कर्जा दिया है वो डूब जाता है पैसा। तो ये सिंडिकेटेड बोरोइंग में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट आर मल्टीपल रहता है, वो ज्यादा हाई रहता है रिस्क। ओके, उसके बाद the syndicated loan can be fixed amount lump sum of funds but cannot be credit line। ये गलत है। सिंडिकेटेड बोरोइंग में कोई किसी भी टाइप का कर्जा सकते हैं भाई, क्रेडिट लाइन हो गया, फिर फंड्स होंगे, लमसम अमाउंट ऑफ फंड्स भी रिलीज कर सकते हैं या क्रेडिट लाइन दे सकते हैं कि इतना इतना इसको 50 करोड़ का क्रेडिट लाइन दिया है किसी एचडीएफसी बैंक ने वगैरह, तो वो भी दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो इसका करेक्ट है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है consider the following statement in respect of the digital rupee। Okay, it is a sovereign currency issued by the RBI in alignment with its monetary policy। तो ये बराबर है। ई डिजिटल रूपी करके एक उन्होंने करेंसी मतलब निकाली थी, ऐसा उसका सिंबल भी है ई आर ऐसा करके। तो ये रिसेंट में डिजिटल करेंसी आरबीआई ने निकाली थी क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में, खुद का चलन। ओके, इट अपियर्स एज अ लाइबिलिटी ऑन द आरबीआई बैलेंस शीट। तो ये बराबर है। करेंसी जो है वो हमेशा लाइबिलिटी के इसमें ही आती है, एसेट के अंदर आती नहीं। एसेट्स वगैरह जो होता है जिसकी वजह से आरबीआई को कुछ इनकम हो सके या फिर उससे कुछ इनकम जनरेट हो सके, प्रॉफिट हो सके, तो उसको हम एसेट्स बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या है, अगर सपोज आज करेंसी मेरे पास है तो आरबीआई इज अंडर ऑब्लिगेशन टू टेक दैट करेंसी फ्रॉम मी। मतलब मैं अगर मेरी करेंसी कोई नहीं ले रहा है दूसरा आदमी, तो मैं आरबीआई के पास जाके बोल सकता हूँ भाई ये आदमी मुझसे नहीं ले रहा है, ये आप मुझसे ले लो वापस। तो आरबीआई इट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू टेक दैट करेंसी फ्रॉम मी, उसको लेना ही पड़ेगा। तो वो एक एक्चुअली लाइबिलिटी उनके साइड में। तो ये स्टेटमेंट भी बराबर है। ओके, थर्ड है इट इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन बाय इट्स वेरी डिजाइन। तो ये गलत है। इन्फ्लेशन में जो हमारी करंट जो करेंसी है, जो रूपी करेंसी है हमारी, वो भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट मतलब इंश्योर नहीं की गई है, वो नहीं है। तो डिजिटल करेंसी भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट 3 गलत है। ओके, फोर्थ इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ये तो बराबर है। एक्चुअली ये जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है। देखिए, कोई भी डिजिटल करेंसी होगी या कोई दूसरी करेंसी होगी, उसका अगर फ्रीली कन्वर्टेबल, ये फर्स्ट एक्सेप्ट क्या एस्पेक्ट रहता है कि भाई कोई भी करेंसी दूसरे करेंसी के इसमें हम फ्रीली कन्वर्टेबल कर पाए। अगर वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे तो उसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए ये जो फोर्थ स्टेटमेंट वो बराबर है कि भाई इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट एनी कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। आप बैंक में जा सकते हो, उसके वो डिपॉजिट कर सकते हो और उसके वैल्यू मतलब उसके अकॉर्डिंग्स में उतना पैसा भी निकाल सकते हो। ओके, एट दैट टाइम ऑफ करेंसी रेट। तो फोर्थ ऑप्शन भी बराबर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है with reference to the ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets। okay, तो गौतम बुद्धा को किस नाम से जाना जाता था एंशिएंट इंडिया में, वो दिया है न्यायपुत्र। तो ये गलत है। एक्चुअली न्यायपुत्र ये एक्चुअली महावीर थे, उनके लिए यूज किया गया था और उनको ज्यादा से ज्यादा बोलते थे। जैनिज्म के वो ये क्या बोलते फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने वो फाउंड किया था। तो न्यायपुत्र उनको बोला जाता था। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ओके, सेकंड है शाक्य मुनि। तो ये बराबर है। शाक्य मुनि इसलिए उनको बोला जाता था कि वो शाक्य क्लैन से थे, नेपाल के लुम्बिनी वगैरह वहां पे उनका जन्म हुआ था, शाक्य क्लैन उनकी थी। तो इसकी वजह से वो क्या बोलते एम्पायर में जन्म लेने के कारण उनको शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टेटमेंट 2 बराबर है। नेक्स्ट है तथागत।
तथागत भी ये करेक्ट है। तथागत उन्होंने इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने एनलाइटनमेंट वगैरह अचीव किया था, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए जो लगता है बोधिसत्व वगैरह, तो उन्होंने बोधि ट्री के अंदर ये किया था मेडिटेशन वगैरह, उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट का ज्ञान हुआ था, जिसको हम मोक्ष क्या बोल सकते हैं, या फिर कैवल्य ज्ञान, जिसको महा जैनिज्म में कैवल्य बोलते हैं, और जिसको एनलाइटनमेंट बोलते हैं बुद्धिज्म में। तो उन्होंने अचीव किया था, तो उनकी वजह से उनको तथागत भी बोलते हैं। तथागत मतलब द वन हु हैज ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, मतलब जिसको सब चीजों का ज्ञान है, तो उसको हम तथागत भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 and 3 ऑन। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आर्कियोलॉजिकल साइट, स्टेट और डिस्क्रिप्शन। ओके, चंद्रकेतुगढ़ ओडिशा ट्रेडिंग पोर्ट टाउन, तो ये गलत था। चंद्रकेतुगढ़ एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल में 24th नॉर्थ परगना के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये चंद्रकेतुगढ़ एक एक्चुअली पोर्ट है या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट है। ट्रेडिंग पोर्ट टाउन था लेकिन वो वेस्ट बंगाल में था, तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। उसके बाद इनामगांव महाराष्ट्र चारकोलिथिक साइट, तो ये बराबर है। इनामगांव एक्चुअली पुणे में है, एक चारकोलिथिक साइट फेमस है बहुत, मतलब कॉपर स्टोन एज की साइट थी, वहाँ पे बहुत आर्टिफैक्ट्स वगैरह भी मिले हैं, तो स्टेटमेंट 2 बराबर था। थर्ड ऑप्शन है मंगड़ू केरला मेगालिथिक साइट, तो ये जो है मंगड़ू वगैरह ये भी बराबर है। ये एक्चुअली मंगड़ू केरला में क्यों मिला था, ये रिसेंट एक्सकैवेशन में एक साइट मिला है केरला में, जहाँ पे मेगालिथिक मतलब बहुत बहुत बड़े पत्थर थे, मेगालिथिक कल्चर्स के वहां पे एक अवशेष वगैरह प्राप्त हुए, तो ये स्टेटमेंट भी मतलब ये ऑप्शन भी बराबर था। और लास्ट है सालिहुंदम आंध्र प्रदेश रॉकेट केव श्राइन्स, तो ये गलत है। ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये रॉकेट केव श्राइन्स के लिए फेमस नहीं था, ये रिसेंट एक्सकैवेशन में मिला था, बुद्धिस्ट साइट थी आंध्र प्रदेश में मिली हुई, वहां पे बहुत सारे स्तूपास वगैरह मिले, विहारास वगैरह भी मिले, लेकिन वहां पे कहीं पे भी रॉकेट आर्किटेक्चर नहीं मिला है, तो इसलिए ये इसके लिए फेमस नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3। नेक्स्ट है Who of the following rulers of medieval India gave permission to Portuguese to build a fort at भातकल, तो इसका करेक्ट आंसर था कृष्णदेवराय। एक्चुअली कृष्णदेवराय ने 1510 में पोर्तुगीज को वहां पे फोर्ट बनने की या फोर्ट बनने की परमिशन दी थी। वास्को द गामा आए थे 1498 में, उसके बाद 1510 तक उन्होंने किया था, और उस टाइम रूलर थे कृष्णदेवराय करके। ओके, ये एक्चुअली संगमेश के थे, संगमेश का टाइम स्पेंड था 1333 to 1526 तक। ओके, उसके बाद है with reference to revenue collection by Cornwallis consider the following statements. Under the Rayatwari settlement of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities, तो ये गलत है। रैयतवारी सेटलमेंट में कुछ प्रोविजंस परमानेंट सेटलमेंट के थोड़े से क्या बोलते हैं नील किए गए थे या निकाले गए थे, लेकिन ये कोई प्रोविजन उसमें नहीं था रैयतवारी सेटलमेंट कि बैड हार्वेस्ट हो गया, नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद अगर आपका क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये गलत प्रोविजन था, ये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत है। रैयत वाली जो सेटलमेंट था, ये जो टैक्सेशन सिस्टम थी एक्चुअली बॉम्बे वगैरह साइड में ज्यादा इंप्लीमेंट हुई थी, मद्रास बॉम्बे साइड में। उसके बाद है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ जमींदार फेल्ड टू पे हिज रेवेन्यूज टू स्टेट और ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट ही वुड बी रिमूव फ्रॉम द जमींदारी, तो ये स्टेप नंबर 1, इसको बोलते हैं सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज मतलब क्या था कि जो जमींदार थे उनको एक पर्टिकुलर डेट दी जाती थी, इस डेट तक अगर आप सूरज डूबने के पहले आप आपका टैक्स नहीं दे पा रहे हो, तो ब्रिटिशर्स को एक अथॉरिटी थी या फिर अधिकार था कि वो जमींदार की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको नीलाम करे, और नीलाम करने के बाद जो पैसा आएगा उससे उसका टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करे, तो ये सनसेट क्लॉज का एक था। 1793 में ये लाया गया था परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, और ये मोस्ट प्रोबेबली उड़ीसा बिहार वगैरह साइड में अप्लाई हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ओनली, ऑप्शन 2 ओनली। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो पैराबल्स इन उपनिषदास, ये गलत है। पैराबल्स मतलब स्टोरी फॉर्म में जो रहता है, तो वैसा कोई है नहीं ऐसा बोला गया है, तो एक्चुअली वहां पे पैराबल्स है उपनिषद में, एक पैराबल वहां पे है, तो ये गलत है। उसके बाद उपनिषदास वेर कंपोज अर्लियर देन पुराणास, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। पुराणास बहुत पहले कंपोज हुए थे, उसके बाद उपनिषदास आए थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट है इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल, तो ये बराबर है। इंडिया इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंडिया फाउंडर मेंबर भी है, तो इसलिए ये बराबर है। ओके,
सेकंड है ए कंट्री नीड्स टू बी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग राइस और व्हीट। तो ये गलत है। कैसा रहता है इंडिया कंट्री का वो प्रॉपर उसका डिसीजन रहता है वेदर टू एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और नॉट। तो उसके लिए किसी इसका मेंबर होना जरूरी नहीं है, खास करके इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का ये कोई वहां पे प्रोविजन नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है वन ओनली। नेक्स्ट है which of the following was the latest inclusion in the intangible cultural heritage list of UNESCO। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर था गरबा डांस। तो गरबा डांस एक्चुअली 2022-23 में ना इंटेंजिबल लिस्ट में ऐड किया गया है हमारे इसमें। दुर्गा की पूजा बहुत पहले 2020-21 की इसमें ऐड किया गया था। चहू डांस तो 2010 को ऐड किया गया था और कुंभ मेला 2017 को हमारे इंटेंजिबल लिस्ट में ऐड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर था गरबा डांस। नेक्स्ट है Who was the provisional president of the Constituent Assembly before the Dr. Rajendra Prasad took over? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सचिंद्रनाथ सिन्हा। ये एक्चुअली 9 दिसंबर 1946 को जब फर्स्ट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी तो उसके एक टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे क्योंकि ये सीनियर मेंबर थे इसकी वजह से। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर ये इलेक्शन हुए थे और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने ये प्रेसिडेंटशिप पे टुक ओवर किया था, उन्होंने ली थी वो प्रेसिडेंटशिप। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। It provided for the establishment of All India Federation based on the union of the British Indian provinces and princely states। तो ये बराबर एक्चुअली ऑल इंडिया फेडरेशन आया था 1935 के एक्ट से, जिसमें डायरकी इन प्रोविंसेस वाज अबॉलिश और डायरकी इन सेंट्रल जो सिस्टम था उसमें अप्लाई हुआ था। तो जो प्रोविंसेस वगैरह थी तो वहां पे इन्होंने फेडरल सिस्टम लाया गया था, तो इसलिए ये करेक्ट है। उसके बाद डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वेर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। तो ये भी बराबर है। फेडरल मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर ऐसे दो लिस्ट हुए थे और थर्ड वगैरह जो रेसिडुअल सब्जेक्ट्स थे वो गवर्नर जनरल के अंडर में दिए गए थे। तो ये जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स था वो फेडरल लेजिस्लेशन में आते थे। तो 62 का है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू द प्लेराइट्स ऑफ भाषा। ओके, भाषा करके एक पोएट हो गए थे, कवि हो गए थे, उन्होंने कौन से प्ले राइट्स लिखे थे ऐसा पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर था मध्यम व्योगा करके एक उनका प्ले राइट था जो उन्होंने लिखा था। ओके, महाभाष्य ये पतंजलि का ना जो उन्होंने लिखा था, जो कमेंटरी ऑन द एक मराठी ग्रामरिटिकल बुक थी उस पर लिया था महाभाष्य, तो ये गलत है। ओके, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का था तो ये भी गलत था। काव्यालंकारा ये भी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद है संघभूति एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रेवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD वाज द ऑथर ऑफ द कमेंटरी ऑन द। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर था सर्वस्तिवादा विनया। सर्वस्तिवादा विनया मतलब एक एक्चुअली एक बुद्धिस्ट लिटरेचर था जिसमें कैसे थोड़े से एटिकेट्स दिए गए थे, नियम्स दिए गए थे, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है वगैरह उस तरह से। तो उन्होंने सर्वस्तिवाद विनय नाम का एक बुक लिखा था। ओके, ये प्रजा पारमिता सूत्र ये महायान बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है जो कि उन्होंने मतलब उनके टाइम पे महायान बुद्धिज्म जब इवॉल्व हुआ था तब लिखा गया था, बिगेस्ट टेक्स्ट है उसके रिलेटेड, तो ये गलत था। ओके, नेक्स्ट है और ललित विस्तार है एक्चुअली एक बायोग्राफिकल टेक्स्ट है, इसका कोई पर्टिकुलर एक ऑथर नहीं है, इसके बहुत सारे ऑथर्स है। ओके, उसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय यूनेस्को। ओके, तो इसका शांति निकेतन रिसेंट इसमें उसमें मतलब ऐड हुआ था। रानी की वाव बहुत पहले ही ऐड हुआ था। सैक्रेड एम्बलेम्स ऑफ द होयसला ये भी ऐड हुआ था रिसेंट इसमें 2023-24 में ही था। 22-23 इस में शांति निकेतन भी उसी साइड में हुआ था। और महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोध गया ये भी बहुत पहले हुआ था, ये अराउंड 2010-12 के इसमें हो गया था, तो ये भी गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 2। Okay, next है as per in article 368 of the constitution of India the parliament may amend any provisions of the constitution by way of addition। okay, repeal भी कर सकती है। addition मतलब जो हमारे इसमें बहुत सारे 42nd constitutional amendment हुआ था, 44th हुआ था, उसके साथ जो parts ऐड किए गए थे, तो ये दोनों बराबर। और वेरिएशन भी कर सकती है 360 के अंदर, वो प्रोविजन है। तो इसका करेक्ट है आंसर डी 1, 2 and 3। okay, नेक्स्ट है
Consider the following countries: Italy, Japan, Nigeria, South Korea और South Africa. Which of the above countries are frequently mentioned in the media for their low birth rates or aging population or declining population? ओके तो इसका करेक्ट था इटली न्यूज में था, जापान का तो हमें पता है और साउथ कोरिया भी था। इनका एक्चुअली टोटल फर्टिलिटी रेट है जो 2.1 होना चाहिए, मतलब जितने पॉपुलेशन के लिए चाहिए हमें वो उससे भी कम है, एक्चुअली 1.2 1.3 के अराउंड ही है, तो उसकी वजह से उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन के कगार पे है। ओके नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका आर वे मोर देन 2.1, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसके बहुत ऊपर है, तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो ये दोनों कंट्रीज नहीं थे, तो इसका करेक्ट आंसर था 1 2 4। ओके ऑप्शन ए। नेक्स्ट है which of the following statements are correct in respect of the money bill in the parliament? Article 109 mentions special procedure in respect of the money bill, ये बराबर है। एक्चुअली 1110 से डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दी गई है और आर्टिकल 1112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके जो हम बजट बोलते हैं उसका कुछ एक प्रोविजंस दिए गए आर्टिकल 112 से, और 109 से एक स्पेशल प्रोसीजर दी गई है मनी बिल्स के रिगार्डिंग, तो ये स्टेटमेंट बराबर था। ओके ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो ये बराबर है, जो जिसको हम राज्यसभा वगैरह बोलते हैं, तो उसमें कभी मनी बिल इंट्रोड्यूस नहीं होता। मनी बिल ऑलवेज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। ओके तो ये स्टेटमेंट बराबर है। द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, तो ये भी बराबर था। ओके जो राज्यसभा है वो उसके कुछ चेंजेस दे सकती है या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन रिजेक्ट क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मनी बिल ये प्रेसिडेंट के परमिशन से ही लाया जाता है, लोकसभा में वो सबसे पहले एंट्री करते, तो राज्यसभा में उसके पावर्स बहुत कम है मनी बिल केस में, वो सिर्फ चेंजेस सजेस्ट कर सकते, उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते वो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी बराबर है। ओके फॉर द अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ये गलत है। जो राज्यसभा ने अमेंडमेंट दिए होंगे, चेंजेस दिए होंगे, वो लोकसभा पे डिपेंड करते हैं, वो आइदर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में वो रिजेक्ट ही करते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट है ऑप्शन सी 1 2 एंड 3। ओके नेक्स्ट है which of the following are correctly matched in terms of equivalent rank in the three services of the Indian Defence Forces? फर्स्ट आर्मी का ब्रिगेडियर, एयरफोर्स का एयर कमोडोर और नेवी का कमांडर, तो ये गलत है। जो नेवी का रहता है उसको हम कमोडोर बोलते हैं। ओके कमोडोर, तो ये फर्स्ट गलत था। उसके बाद है मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल और वाइस एडमिरल, तो ये भी गलत है। वाइस एडमिरल नहीं बोलते उसको, रियर एडमिरल बोलते हैं। ओके तो ये गलत था। उसके बाद है मेजर आर्मी का, एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर और नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर, तो ये बराबर था। और उसके बाद था फोर्थ लेफ्टिनेंट कॉलोनल, ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, तो ये नहीं था, कैप्टन नहीं रहता है वहां पे, टीम लीडर वगैरह जिसको बोलते हैं, तो ये गलत था। ओके तो इसका करेक्ट आंसर था 3 ओनली। नेक्स्ट है The Northeastern Council was established by Northeastern Council Act of 1971. Subsequent to the amendment of NEC Act in 2012, Council comprises which of the following members? गवर्नर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट स्टेट है, बराबर है। जो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक्ट हुआ था जिसमें जो स्टेट के लिए प्रोविजंस थे या कुछ डिसीजन लेने, उसके लिए फेडरल स्ट्रक्चर को इम्प्लाई करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। तो उसके जो एक काउंसिल रहती है, उस काउंसिल में रहते गवर्नर रहते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के। ओके उसके बाद 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी रहते, लेकिन उसमें होम मिनिस्टर नहीं रहते। ओके तो फोर्थ ये गलत है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसकी प्रोविजंस लक्ष्मीकांत जी के सर के बुक में दी गई है। ओके नेक्स्ट है हाउ मेनी डेलिमिनेशन कमीशंस हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023? डेलिमिनेशन कमीशंस कब रहते हैं? इलेक्शंस जब रहते हैं तो बाउंड्रीज वगैरह डिफाइन करने के लिए, पॉपुलेशन डिफाइन करने के लिए डेलिमिनेशन कमीशंस हम डिफाइन करते हैं। तो उसका देखिए 52 में एक आया था, 62 में आया था, 72 में आया था और 2002 में आया था, तो ये 4 बार डेलिमिनेशन कमीशन आज तक कंस्टिट्यूट हुए, तो उसका करेक्ट आंसर था 4। ओके नेक्स्ट है The Constitution 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to the Constitution to include which of the following languages? Okay, 71st Constitution के एक्ट से कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो ये पूछा था। इसमें कोंकणी आई थी, मणिपुरी भी आई थी और नेपाली भी आई थी। मैथिली लैंग्वेज 91st एक्ट से आया था, इसलिए
ये गलत था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, 1 2 3। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पार्टी दिए और इट्स लीडर्स दिए। भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी श्री राजगोपालाचारी, कांग्रेस फ्रॉम डेमोक्रेसी जगजीवन राम और स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। तो भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बराबर था, सोशलिस्ट पार्टी श्री राजगोपालाचारी की नहीं थी, तो एक्चुअली वो आचार्य नरेंद्र देव वगैरह, मीनू हिसानी वगैरह, जेपी नारायण उन्होंने फॉर्म आउट किया था, तो सोशलिस्ट पार्टी का गलत था। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम का ये बराबर था, उन्होंने निकाली हुई पार्टी थी। और स्वतंत्र पार्टी श्री राजगोपालाचारी में निकाली थे 1947 में, सॉरी 57 में, सॉरी 1957 में निकाली थी, तो इसका भी ये गलत था एक्चुअली फॉर स्वतंत्र पार्टी का। तो इसका करेक्ट है 1 and 2, 1 and 3, तो ओनली 2 आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements are correct about the constitution of India? Okay, powers of the municipalities are given in part 9A of the constitution, correct statement है। okay? emergency provisions are given in part 18 of the constitution, तो ये भी बराबर है। okay? next है provisions related to the amendment of the constitutions are given in part 20 of the constitution, तो ये भी statement बराबर है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट 9A एक्चुअली 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद में ऐड किया गया है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजन से पार्ट 18 में आते हैं, मतलब 352, 356 और 360 जो आर्टिकल्स है, जो है स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी रिलेटेड है, वो सारे इसके अंडर में आते हैं। ओके, और लास्ट है प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में आता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। नेक्स्ट है which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? Interstate trade and commerce is a state subject under the state list, ये गलत है, ये एक्चुअली यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। इंटरस्टेट माइग्रेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड द स्टेट लिस्ट, ये भी गलत है, ये भी यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। ओके, उसके बाद इंटरस्टेट क्वारंटाइन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, तो ये स्टेटमेंट बराबर है। इंटरस्टेट क्वारंटाइन वगैरह ये कोविड के टाइम में बहुत न्यूज में था, तो उस टाइम में ये यूनियन लिस्ट में ही था ये सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है कॉर्पोरेशन टैक्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट, तो ये गलत है। कॉर्पोरेशन टैक्स आर लेविड बाय एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज द बिगेस्ट क्या बोल सकते हैं रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉर्पोरेशन टैक्स तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें आता है यूनियन लिस्ट में, तो ये स्टेटमेंट डी बी, ऑप्शन डी बी रॉन्ग है। ओके, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है under which of the following articles of the Constitution of India has the Supreme Court of India placed the right to privacy? अभी ये राइट टू प्राइवेसी बहुत न्यूज में था, 2-3 बार क्वेश्चन भी आ गए इसके पहले, तो इसका करेक्ट आंसर था आर्टिकल 21। पुट्टास्वामी केस था, तो उसका अंडर जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट कम्स अंडर द आर्टिकल 21। ओके, नेक्स्ट है what are the duties of the chief of defense staff as a head of department of the military affairs? Okay, CDS की responsibilities क्या पूछिए? permanent chairman of chief of defense committee, ये बराबर है। ओके, exercise military command over the 3 service chiefs, तो ये wrong है एक्चुअली, वो इक्वल अमंग द सेम, ये एक प्रिंसिपल है जिसमें वो आता है, जिसमें जो तीन चीफ रहते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उनके ऊपर ये रहता है सीडीएस, लेकिन वो कोई उन पे मिलिट्री कमांड या अथॉरिटी उस पे एग्जर्ट नहीं करता है, तो स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर, तो ये बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 3, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है operations undertaken by the army towards the upliftment of the local population in remote areas to include addressing of their basic needs is called as the operation सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें इंडियन मिलिट्री वगैरह ये कोलैबोरेटेड ऑपरेशन था, जिसमें जो लोकल पॉपुलेशन थे उनके बेसिक नीड्स के अपलिफ्टमेंट के लिए इंडियन आर्मी ने मदद की थी। तो ये मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में उन्होंने मदद भी की थी, और वो जो घर बांधना वगैरह उनका बेसिक जो नीड्स थे उसके लिए उन्होंने मदद की थी, तो उसका ऑपरेशन सद्भावना करके नाम दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन द एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन, तो इसका तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये कनाडा और यूएसए, तो इसका जो बॉर्डर है अमंग हमारे जो नॉर्थ साउथ बाउंड बॉर्डर है, जितना लंबाई है 3200 किलोमीटर अराउंड कुछ, तो इंडिया का नॉर्थ साउथ उतना ही सेम बॉर्डर का लेंथ कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। ओके, रशिया और कजाकिस्तान ये सेकंड स्टेज पे आता है। ओके,
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमिटी इन द लोकसभा आर करेक्ट। तो एथिक्स कमिटी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए, उसमें से कौन से करेक्ट है पूछे। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमिटी, ये बराबर है। Only member of the Lok Sabha can make a complaint relating to the unethical conduct of the member of the Lok Sabha, ये गलत है। इथिक्स कमेटी के इसमें राज्यसभा मेंबर्स भी कर सकते हैं कंप्लेंट, लोकसभा मेंबर्स भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। दिस कमेटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जुडाइस, तो ये बराबर है। जो भी दूसरे किसी कमेटी के अंडर में कोई मैटर होगा, ये उस मैटर को ले नहीं सकते। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट है consider the following statement regarding the Nari Shakti Vandan Abhiyan. Okay, provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha, तो ये गलत है। डायरेक्टली 18 लोकसभा से नहीं आएंगे, पहले डेलिमिनेशन कमीशन वगैरह तैयार करेंगे, उसके बाद बाउंड्रीज वगैरह कंसिडर की जाएंगी, उसके बाद आफ्टर 18th लोकसभा ये इंप्लीमेंट होगा। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। ओके, ये भी एलिमिनेट कर देते, फिर भी आपका ऑप्शन आ जाता 2 and 3, एलिमिनेशन टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट दिस विल बी इन फोर्स फॉर 15 years आफ्टर द बिकमिंग एक्ट, ये स्टेटमेंट बराबर है। और उसके बाद है देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशंस ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर है। इसके अंडर में क्या होता है, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन इन लोकसभा विधानसभा असेंबलीज। ओके, तो ये एक्ट उससे आया था। नेक्स्ट है which of the following statements about exercise Mitra Shakti 2023 are correct? This was a joint military exercise between India and Bangladesh, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली मित्र शक्ति ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ओके, बांग्लादेश के बीच में नहीं होता है। तो अगर उस स्टेटमेंट 1 भी आप एलिमिनेट कर देते तो फिर भी ऑप्शन था 2, 3, 4, ये ऑप्शन आ जाता आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है एडिट prohibition is an order issued by the Supreme Court or High Courts to ये इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन सी, टू द लोअर कोर्ट्स प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन केस। ओके, तो रिट जो हमारे रिट्स है 4-5 रिट्स है, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंट है, प्रोहिबिशन है, सर्चोरी है, उसके बाद और एक है, तो ऐसे 4-5 रिट्स है, उसके अंडर में ये एक प्रोहिबिशन रिट है। इसके अंडर में क्या होता है, अगर कोई हाई कोर्ट वगैरह जो सुप्रीम कोर्ट उसको लगे कोई कोर्ट उसकी जुरिस्डिक्शन पार कर रहा है, उसके बाहर का केस है, तो उसको ऑर्डर देता है इसके अंदर कि आप वो प्रोसीड ना करें, वो हमारी तरफ ट्रांसफर कर दे, तो उस टाइम में प्रोहिबिशन की केस लगाई जाती है। ओके, रिट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट्स एज शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये गलत है। कोई भी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी डिक्लेयर करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, ना कि गवर्नर की, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। Community declared as a scheduled tribe is a state need not be so in another state, ये बराबर है। किसी एक स्टेट में कोई पॉपुलेशन एसटी कैटेगरी में आते तो सेम कैटेगरी के लोग उधर दूसरे स्टेट में वो एसटी कैटेगरी में आने चाहिए, ये जरूरी नहीं, वो कोई प्रोविजन नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी, 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट है with reference to union budget consider the following statement, Union Finance Minister on behalf of Prime Minister lays the annual financial statement before the both the houses of parliament, ये गलत है। behalf of president रहता है, not prime minister, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बजट को रिप्रेजेंट करता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है। सेकंड है एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट बराबर। जो भी डिमांड फॉर ग्रांट होता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही होता है। ओके, तो इसका करेक्ट है 2 ओनली। नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे एंड द व्हाई भारत मैटर्स, तो इसका करेक्ट आंसर था सुब्रमण्यम जयशंकर। ये एक्चुअली इंडियन डिप्लोमेट और पॉलिटिशियन है जिन्होंने ये 2 बुक्स लिखे थे, इंडिया वे और व्हाई भारत मैटर्स। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, अगर पता है तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज लीव इट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंट्री है रीजन फॉर बीइंग इन द न्यूज, अर्जेंटीना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से बराबर था, सूडान वॉर बिटवीन कंट्रीज रेगुलर आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ये भी बराबर था, और टर्की रेसेंडेड इट्स मेंबरशिप फ्रॉम ऑफ नाटो, तो ये गलत है। टर्की नाटो का मेंबर है और वो हमेशा रहा है, उसने कभी विड्रॉ नहीं किया नाटो की मेंबरशिप से, लेकिन यूएसए और टर्की के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विद इन द न्यूक्लियर रेंजेस है ना, ऑयल कैटेगरीज वगैरह उस टाइप में, रिजर्व्स के इससे लेके,
तो इसकी वजह से उनके थोड़े इसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लेकिन टर्की नाटो से कभी बाहर नहीं हुआ, वो इट इज एन मेंबर ऑफ नाटो। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन गलत था, ऊपर के दो बराबर थे, ओनली 2 पेयर आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, consider the following statement. Statement 1. Some pipeline is strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe. तो ये बराबर है। Some pipeline is an रेड सी और इजिप्ट के इसमें आता है और उससे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो गैस वगैरह वो ट्रांसफर आउट किया जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट था। स्टेटमेंट 2, सम पाइपलाइन कनेक्ट्स द रेड सी विद द मेडिटेरियन सी, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं जिससे गल्फ कंट्रीज से यूरोप के इसमें नेचुरल गैस वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बराबर है, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन वो ए। ओके, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेड सी रिसीव्स वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन इन एनी फॉर्म, तो ये बराबर है। रेड सी मतलब गल्फ के इसमें जाने वाला जो सी कनेक्ट करता है बाउंड्री को तो इसमें एक्चुअली प्रेसिपिटेशन वहां पे ज्यादा होता नहीं, बहुत कम पानी वहां पर प्रेसिपिटेशन किससे मिलता है, क्योंकि गल्फ कंट्री में वैसे भी बारिश ज्यादा होती नहीं, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और सेकंड, नो वाटर एंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स, तो ये भी बराबर है। रेड सी में कोई भी वाटर किसी भी रिवर से आता नहीं है, एक्चुअली एक अल-बदीद कैनल करके एक है, उससे ही कुछ वाटर उसमें जाता है, वो वाटर वहां से इवापोरेट, जितना वाटर होता है इवापोरेट उतना इस कैनल से आता है, तो इसलिए उसका पानी उतना ही रहता है, ज्यादा डिक्रीज नहीं होता है। तो रेड सी के इसमें ये दोनों स्टेटमेंट बराबर थे, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, according to the Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? तो EPA ने एक रिपोर्ट जारी किया था, उसके द्वारा उन्होंने बताया था कि जो पावर प्लांट से जो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं उससे बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस होते हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर था पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट 1, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन साहिल रीजन। ओके, तो ये बराबर था। एक्चुअली ये अफ्रीकन साइड का रीजन है, वहां पे बहुत कूप हो रहे हैं, मिलिट्री टेक ओवर करने के ट्राई कर रही है और पार्लियामेंट के जो फोर्सेस है वो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसलिए ये सिविल वॉर के इससे न्यूज में था। ओके, नेक्स्ट है, देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर कूप्स डेटेड इन सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहिल रीजन इन द रिसेंट पास्ट, तो ये भी बराबर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, स्टेटमेंट 1, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये बहुत एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट है कि हम एप्पल इम्पोर्ट ही नहीं करते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो ये अगर आप थोड़ा जनरल सेंस या कॉमन सेंस से भी इसको अटेम्प्ट करते तो ये सॉल्व हो जाता। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ओके, सेकंड है, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द इंपोर्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये बराबर है। एक जीएमए करके अथॉरिटी रहती है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड और कंपोनेंट्स या फूड्स रहते हैं, उनको वो रेस्ट्रिक्ट करते कि वो आने नहीं चाहिए हमारे देश में, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, with reference to the speaker of the Lok Sabha, consider the following statement. While any resolution for the removal of the speaker of the Lok Sabha is under consideration, she shall not preside, बराबर है, वो उसमें चेयरमैन की पोजीशन है और रहती है उस पर वो नहीं बैठ सकते। सेकंड है, he she shall not have the right to speak, ये भी बराबर है, सॉरी वो बोल सकते हैं लेकिन फर्स्ट स्पेन में नहीं बोल सकते। he she shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance, ये गलत है। एक्चुअली वो डाल सकते हैं वोट, फर्स्ट इंस्टेंस में ही डाल सकते हैं, जब वो चेयरमैन या लोकसभा के अध्यक्ष की पोजीशन पे रहते तब वो फर्स्ट इंस्टेंस पे वोट नहीं डाल सकते, वो कब वोटिंग करते जब वहां पे टाई की पोजीशन आती है तो। ओके, इसका करेक्ट आंसर है 1 only। नेक्स्ट है, with reference to the Indian Parliament, consider the following statement. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. अभी ये वाला क्वेश्चन था, ये बहुत बार आ गया है। ओके, तो ये बिल पेंडिंग इन लोकसभा lapses on its dissolution, ये बराबर है। सेकंड है, ए बिल पास बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस ऑन इन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, तो ये भी स्टेटमेंट बराबर। अगर लोकसभा में कोई बिल ओरिजिनेट हुआ है और राज्यसभा में गया है तो जब लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है तो वो जो बिल रहता है वो लैप्स हो जाता है। ओके, थर्ड है, a bill in regards to which the President of India notifies is her intention to summon the houses to a joint sitting lapses on the dissolution of the Lok Sabha, तो ये गलत है। जब भी प्रेसिडेंट ने कोई जॉइंट लोकसभा मीटिंग बुलाई किसी बिल केस में, तब लोकसभा का डिसोल्यूशन होने पे वो बिल लैप्स नहीं होता, वो वैसे रहता है। जब नेक्स्ट लोकसभा आती है तो वो डिसाइड करती है वेदर टू लैप्स और उसको रखना है या उसको खारिज करना है उस केस में। ओके,
तो थर्ड ऑप्शन गलत है, इसका करेक्ट है डी ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट है, with reference to the Parliament of India, consider the following statements. Prorogation of House by the President of India does not require the advice of Council of Ministers. तो ये गलत है। हर इसमें चीज में प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर उसके एडवाइस लेनी पड़ती है, उसके एडवाइस पे वो काम करता है। ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के इस पे ही काम करना पड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है। ओके, prorogation of a house is generally done after the house is adjourned, signed die, but there is no bar to the president of India prorogating a house which is in session. तो ये बराबर है। उस प्रेसिडेंट वो साइन डाइन के डायरेक्टली कभी भी कर सकता है। अगर लोकसभा का प्रोरोगेशन हो उसके बाद वो डिफाइन कर सकता है भाई अभी अनलिमिटेड टाइम के लिए हमने प्रोरोगेशन किया है। आइदर वो इस केस में कर सकता है, नहीं तो प्रोरोगेशन के दो तीन बाद भी वो नोटिफिकेशन जारी करता है कि भाई अभी अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको प्रोरोगेशन में है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 बराबर है, उसके इस पे रहता है। ओके, थर्ड है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये बराबर है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ये प्राइम मिनिस्टर बताते प्रेसिडेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि कब लोकसभा का डिसोल्यूशन करना है, बिफोर द इलेक्शंस वगैरह रहते तब करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 एंड 3। नेक्स्ट है, स्टेटमेंट में यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। तो ये बराबर है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट लाया था जिसकी वजह से कार्बन इमिशन उनको रिड्यूस करने हैं। ये कार्बन इमिशन का उन्होंने रिडक्शन का मतलब एक टारगेट रखा था अप टू 2050 उनको नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। ओके, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040। ये गलत है, 2050 तक उनको कार्बन न्यूट्रलिटी में लाना था। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, consider the following statement. Statement 1, recently Venezuela has achieved a rapid recovery from its economic crisis and is succeeded in preventing its people from fleeing emigrating to other countries। ये गलत है। और ये वेनेजुएला में ऑयल क्राइसिस हुआ था, मतलब करेंसी क्राइसिस भी हुआ था, बहुत उसकी करेंसी डिप्रिशिएट भी हो गई थी। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, तो उसके वजह से बहुत सारे लोग है ना वहां से इमिग्रेट हो गए थे, बाजू के जो कैरिबियन कंट्रीज थे वहां पे जाके रेसाइड होने लग गए थे। तो उन्होंने बहुत सारे जो लोग है वो फ्ली आउट हो गए थे उस कंट्री से ड्यू टू द करेंसी क्राइसिस। तो ये गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकंड है, वेनेजुएला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। तो ये बराबर है। इनके पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स है। तो अराउंड 20 कुछ तो है 29 बिलियन बैरल्स वगैरह थे उतना है उनके पास। तो सेकंड लार्जेस्ट है उनके पास। ओके, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स भी उनके पास ही है। तो 97 का है ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, with reference to the Digital India Land Records Modernization Program, consider the following statement. To implement the scheme, the central government provides 100% funding। ये बराबर है। ये रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए 100% फंडिंग देने का ऐलान भी किया था और उन्होंने घोषणा भी की थी। तो ये है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, अंडर द स्कीम कैडेस्टर मैप्स आर डिजिटाइज। ये बराबर है। हर सिटी का वो मैप लेने वाले, उसका एक मैप बनाने वाले, उसके अकॉर्डिंगली उसका वो रिऑर्गेनाइजेशन भी करने वाले, हाउ टू बिल्ड रोड्स वगैरह स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के लिए वो भी इस्तेमाल होने वाले। तो इसलिए अंडर द स्कीम कैडेस्टर मैप्स आर मेड, ये बराबर था, डिजिटाइज भी करने वाले उसको। थर्ड है, एनी इनिशिएटिव हैज बीन अंडरटेकन टू transliterate the records of rights from local language to any other language of the recognized by the Constitution of India। ये भी बराबर है। तो ये जो मैप्स वगैरह वो डिजिटाइज करने वाले, हर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितने लैंग्वेज है उन सब लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करने वाले ताकि लोकल पॉपुलेशन को भी वो मैप समझ में आ पाए। ओके, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, with reference to the Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, consider the following statement. This scheme guarantees a minimum package of attendant care services to women in their second and third trimester of pregnancy and 6 months of post-delivery health care service। तो ये गलत है। 6 में पोस्ट जो प्रेगनेंसी उसके बाद 6 मंथ्स का पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर नई सर्विस वो प्रोवाइड करते, तो ये स्टेटमेंट गलत था। ओके, उसके बाद था अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी। तो ये स्टेटमेंट बराबर है। जो प्राइवेट सेक्टर के कुछ सेक्टर्स होंगे या हॉस्पिटल्स होंगे वो उनके वॉलंटरी बेसिस पे
प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज। तो इसका 99 का ऑप्शन 2 था, 2 ओनली। ओके, उसके बाद है विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो ये पेंशन स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए। ओके, द एंट्री एज ग्रुप फॉर एनरोलमेंट इन दिस स्कीम इज 21 to 40 ईयर्स। ये गलत है, ये एक्चुअली 18 to 40 ईयर्स है उसका स्कीम। उसके बाद है a specific contribution shall be made by the beneficiary, ये बराबर है। Each subscriber under the scheme shall receive minimum pension of 3000 per month after attaining the age of 60 years। तो ये भी स्टेटमेंट बराबर था, 3 to 5000 के बीच में लिमिट था, मिनिमम 3000 था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। तो इसमें अनमैरिड डॉटर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं, डेथ के बाद स्पाउस को मिल सकता है, उसके बाद अगर वो भी मर गया तो एक लमसम अमाउंट मिलती है, लेकिन अनमैरिड डॉटर्स को पेंशन की कोई उसमें सुविधा नहीं थी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है 2 and 3 ओनली। ओके ओके, तो ये था यूपीएससी का, हमने 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखा है। तो सॉरी 2024 का प्रीलिम्स का पेपर देखा है, तो इसका हमने डिटेल एनालिसिस भी लिया है, क्वेश्चंस भी देखे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस बार उन्होंने कुछ क्वेश्चन डाले थे कि जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक हम इस्तेमाल कर पा रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले थे कि जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स ये थोड़ा सा इजी पेपर आया था इस साल, फिर भी स्टिल कट ऑफ ये अराउंड 90 केस में जाने की इसमें उन्होंने बताया था। ओके, अभी तक ऑफिशियल कट ऑफ आया नहीं यूपीएससी की तरफ से, तो अभी देखते हैं क्या आएगा। ओके, तो दोस्तों ये था 2024 का प्रीलिम्स का पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 के पेपर्स का एनालिसिस करने वाले, तो उसका अपडेट्स मिलने के लिए आप इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब वीडियो अपलोड करें तो आप तक वो वीडियो जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल पाए। ओके, तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आपके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।